हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का क्लास पूरा खत्म हो गया। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या था और आर्यों की मूल उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नवीन सभ्यता प्रकाश में आया उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी है हमें मूलतः वेदों से और वैदिक साहित्यों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसको आर्यों की सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्यों को माना जाता है। मतलब ये हुआ कि आर्य ही निर्माता थे वैदिक सभ्यता की, इसलिए इन्हें इसे या इस सभ्यता को आर्यों की सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता कहा जाता है। क्लियर है? जब इसकी कालखंड की हम लोग बात करते हैं तो दो भागों में बांटा जाता है वैदिक सभ्यता को, है ना। एक होता है जिसे कहते हैं ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, और यह समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल। ठीक है, इसके बाद होता है उत्तर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को माना जाता है। यहां तक बात क्लियर है? अब समझते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग विद्वानों का मत है ना, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको समझे। देखिए, अलग अलग विद्वान इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत रखते हैं। कोई कहता है कि मध्य एशिया, कोई कहता है यूरोप, है ना, कोई कहता है रसिया, कोई कहता है भारत। एक रूपता नहीं है इन विद्वानों के मतों में, लेकिन इस विवाद का शुरुआत जो है भाई, वो शुरू होता है 1583 ईस्वी में, यानी 1583 में इस विवाद की शुरुआत होती है, जब फिलिपो सासेटी नाम का, ध्यान रखना है कि फिलिपो सासेटी नाम का एक व्यापारी जो फ्लोरेंस का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, वह भारत आता है। भारत में कहा? गोवा पहुंचता है और 1588 ईस्वी तक यह गोवा में रहता है। ठीक है, जब फिलिपो सासेटी भारत से जाने लगता है तो जाते जाते वह यह कहता है कि भारत की जो भाषा है यानी संस्कृत और यूरोपियों या यूरोप की जो भाषा है ना, प्रमुख भाषाएं जो यूरोप में बोली जाती है, उनमें कोई संबंध है, समानता है। हालांकि ध्यान रखना है कि फिलिपो सासेटी जो व्यापारी था, उसने आर्यों के मूल उत्पत्ति या मूल निवास के बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि उसने एक बात कही थी कि भारत की भाषा और यूरोप की भाषा में कोई समानता है ना, कोई संबंध है, और वह कह के चला जाता है। इसके बहुत बाद 1786 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1786 में, विलियम जोन्स ने यह बताया कि भारतीय भाषा संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में संबंध या समानता का कारण यह है कि इन भाषाओं को बोलने वाले किसी समय में इकट्ठे रहे होंगे, है ना, एक ही स्थान में ये रहते होंगे। और क्योंकि इन भाषाओं का उद्गम स्थान एक है, इसलिए इन भाषाओं को विलियम जोन्स ने क्या कहा? इंडो यूरोपियन भाषा। और ये भाषा कौन कौन से थे? तो संस्कृत, ठीक है, लैटिन, ग्रीक, सेल्टिक, पर्शियन। उनका मानना था कि ये भाषा बोलने वाले लोग किसी कालखंड में एक जगह पर रहते होंगे और इन भाषाओं का उद्गम स्थान एक ही होगा, इसलिए इन भाषाओं में संबंध है, और इसे ही इन भाषाओं के समूह को उन्होंने कहा इंडो यूरोपियन भाषा। क्लियर है? अब समझिए कि विलियम जोन्स कौन थे। तो ध्यान रखना है कि 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स भारत आते हैं, है ना, और पहले जो कलकत्ता हुआ करता था, आज का कोलकाता, वहां के यानी जो कोर्ट था, है ना, उच्च न्यायालय, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं। और 1784 ईस्वी में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की गठन की थी, है ना, एशियाटिक सोसाइटी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में। मॉडर्न में हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। ठीक है, अब समझिए, इसके बाद 1859 में, बहुत बाद में 1859 में मैक्स मूलर ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया
मध्य एशिया का सिद्धांत, ये बहुत बाद में आया इनके बाद। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि आर्यों की जो उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति को या इनके मूल निवास स्थान को लेकर जो अलग अलग विद्वानों का मत है ना, उसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए इन ओपिनियंस को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, तीन कैटेगरी में। एक कैटेगरी होता है यूरोपीय, एक कैटेगरी है मध्य एशिया का, ठीक है, और एक कैटेगरी है भारतीय विद्वानों का, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, देखिए यूरोपीय, यूरोपीय भाषा वाले जो थे या यूरोपीय सिद्धांत वाले जो थे, उनकी चर्चा करेंगे, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास यूरोप माना। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है गाइल्स का, ध्यान रखना है गाइल्स। देखिए गाइल्स का मानना था कि आर्यों का उद्गम हंगरी से हुआ था, डेन्यूब नदी घाटी। क्लियर है। देखिए गाइल्स का कहना था कि आर्यों का मूल निवास डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो पाई गई है ना, वह आर्यों के रहने योग्य थी। जैसे आर्य उस क्षेत्र में रहा करते थे जो क्षेत्र नदी, पहाड़, झरनों से घिरा हुआ स्थान होता था, और वहां पे रहने वाले मेनली जो जानवर हुआ करते थे, जैसे कि भालू हो गया, गाय, बैल, भेड़, है ना, ये पाए जाते थे। और ये सारी परिस्थितियां जो है गाइल्स महोदय को हंगरी यानी डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया में गाइल्स को और ऐसा स्थान नहीं मिला, सिर्फ कहाँ मिला? डेन्यूब नदी घाटी, हंगरी, है ना। इसी क्षेत्र को उन्होंने माना कि आर्य मूलतः यहीं से उनकी उत्पत्ति हुई, यही मूल निवास था, और फिर यहाँ से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये चले गए। क्लियर है। ये गाइल्स का थ्योरी था। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, याद रखिएगा, डेन्यूब नदी के किनारे। इसके बाद यूरोपीय सिद्धांत को देने वाले एक और हुए, जिनका नाम था कार्ल पेंका। कार्ल पेंका, देखिए यह महोदय का मानना था कि नॉर्थ यूरोप यानी उत्तरी यूरोप जो है आर्यों का मूल स्थान हुआ करता था। अब समझिए, इधर हो गया यूके, इधर से शुरू होता है यूरोप, और यूरोप का सबसे पहला यहां से शुरू होगा नॉर्वे, है ना। नॉर्वे के बगल में है स्वीडन, ध्यान होगा आपको, और नीचे में है डेनमार्क। इसी क्षेत्र को इन्होंने माना कि आर्यों का मूल निवास था। मतलब नॉर्वे, है ना, डेनमार्क और स्वीडन, यह इलाका जो है वह आर्यों का मूल स्थान हुआ करता था। कार्ल पेंका ने ऐसा कहा था। इसके बाद एक और विद्वान हुए, जिनका नाम था नेहरिंग, और इनके साथ एक और थे जिनका नाम था चाइल्ड, गार्डनर चाइल्ड। देखिए इनका कहना था कि साउथ रसिया यानी दक्षिण रूस, यह आर्यों का मूल स्थान था। मेनली यूक्रेन वाला हिस्सा, जहां घास के मैदान पाए जाते हैं, और यहीं से आर्यों की उत्पत्ति हुई, और आर्य जो है बाद में भारत, ईरान की तरफ फैल गए। क्लियर है। तो यूरोप का जो सिद्धांत है ना, उनमें जो जरूरी है आपके लिए जानना, याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मध्य एशिया का सिद्धांत जिन्होंने दिया। देखिए जब मध्य एशिया के सिद्धांत की बात करते हैं, तो एक जो सर्वाधिक लोकप्रिय नाम है वह आता है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, है ना। इन्होंने 1859 में यह सिद्धांत दिया था। क्लियर है। 1859 में मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का सिद्धांत दिया था। जो जितने भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे ज्यादा माना जाने वाला मध्य एशिया का सिद्धांत है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर रहने वाले कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। क्लियर है। देखिए मैक्स मूलर साहब का कहना यह था कि आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है मेनली हमें वेद और जैन अवस्था से प्राप्त होती है, जो पारसियों का ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ, है ना। तो जैन अवस्था और वेद से मूलतः
वैदिक पीरियड का जानकारी हमें प्राप्त होता है और इसका अध्ययन करने से हमें पता चलता है ना, कि आर्य जो थे, है ना, भारतीय आर्य और ईरानी आर्य, है ना, वे कहीं ना कहीं एक समय में ईरान और भारत के निकट ही किसी क्षेत्र में रहते होंगे, है ना, और बाद में वहां से एक शाखा यूरोप की तरफ चला गया, एक शाखा भारत आ गया और एक शाखा ईरान चला गया। ये मैक्स मुलर का सिद्धांत था, मध्य एशिया का सिद्धांत, है ना। क्या मानना था इनका कि वेदों का अध्ययन करने से, जैन व्यवस्था का अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि भारतीय और ईरानी आर्य एक ही जगह पर रहते होंगे और वह जगह जो होगा ईरान और भारत के निकट ही आसपास ही कोई क्षेत्र रहा होगा, और फिर बाद में वहां से एक यूरोप चला जाता है, एक भारत आता है, एक ईरान चला जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने, जो सर्वाधिक मान्यता है, जिसको सर्वाधिक लोग मानते हैं कि हाँ, मध्य एशिया का सिद्धांत सही लगता है। सोचिए, हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोगों की एक मानसिकता है कि हमें दूसरों की कही हुई चीजें ज्यादा पसंद आती है, हम ज्यादा मानते हैं। हमारे बारे में, हमारे पूर्वज के बारे में कोई जर्मनी में बैठा आदमी ये सिद्धांत दे दे कि आप मध्य एशिया से आए थे, ईरान से आए थे, जर्मनी से आए थे, हम मान लेते हैं। बात समझ आ रही? तो ऐसा ही सिद्धांत था मैक्स मुलर का। और मैक्स मुलर, आपको याद होना चाहिए कि मैक्स मुलर ने ही कहा था कि यह सबसे प्राचीन सभ्यता है। जब 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज होती है, तब पता चलता है कि आर्य से पहले भी इस दुनिया में एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो मुलर ने जो कहा पूरी दुनिया मानती है। क्लियर है? मध्य एशिया का सिद्धांत। तो आपको याद रखना है कि मध्य एशिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आते हैं और भारतीय सिद्धांत को समझते हैं कि भारत के लोगों ने क्या कहा है। देखिए, जब भारतीय सिद्धांत की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले आता है अविनाश चंद्र का। अविनाश अविनाश चंद्र दास, है ना। इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास जो है वह कहाँ है? तो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश अविनाश चंद्र दास का मानना था। सप्त सैंधव प्रदेश किसको कहते हैं? तो 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, और जिसका वर्णन वेदों में भी है। और अविनाश चंद्र दास जैसे विद्वान का मानना है कि आर्यों की मूल उत्पत्ति, मूल निवास सप्त सैंधव प्रदेश था। क्लियर है? अब देखिए, ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल यहां से पूछता है। इसके लिए आप एक कोड याद रख लेना जिसका नाम है शुष्पु, है ना, शुष्पु विवि अस। इसको आप एक कोड की तरह याद रखना चाहो तो रख लेना, अगर ऐसे याद हो जाए तो बहुत बेहतर है। सु से हो जाता है बॉस सुभाषा, है ना। स से होता है सतुद्री, सतुद्री। पु से होता है पुरुषनी, उसके वी से लिख लेना है विकसता। फिर बी है, इसका मतलब हो गया विपाशा। अस से होता है अस्किनी, और ध्यान रखना है कि इसी में स लगा हुआ है यानी सरस्वती। ये 7 नदी हुए ना। अब देखिए, सुवासा कहते हैं किसको है? तो सिंधु का प्राचीन नाम सुवासा है। आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, सिंधु का प्राचीन नाम सुवासा। सतुद्री कहते हैं सतलज नदी को, ठीक है। पुरुषनी रावी नदी का प्राचीन नाम है, और वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। ऐसे ही आते हैं, विपाशा की बात करें तो विपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। अस्किनी कहते हैं चिनाब नदी को, और सरस्वती आपको पता है, सरस्वती खुद प्राचीन नदी है, जिसका पहले जो घग्गर हुआ करता था, घग्गर रखा, है ना, उसी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी। तो सुवासा, सतुद्री, पुरुषनी, वितिस्ता, विपाशा, अस्किनी, सरस्वती, इन नदी क्षेत्रों के को ही सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, जो भारत में स्थित है। और इसे ही यानी सप्त सैंधव प्रदेश, जिसे का वर्णन वेद में है, इस स्थान को अविनाश चंद्र दास ने कहा कि यह आर्यों का मूल स्थान था। बात समझ आई? इसको लिख लेना है।
चलिए इसके बाद अगला विद्वान की बात करें जिनका नाम था गंगानाथ झा। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि वेद में अफगानिस्तान के 4 नदियों का वर्णन मिलता है ना। जैसे कुंभा, कुंभा, कुर्रम, है ना, एक है स्वात और गोमल। कुंभा को ही कहा जाता है बॉस काबुल नदी। कुर्रम, स्वात, गोमल जो गोमती नदी है ना। तो इन 4 नदियों का वर्णन वेद में मिलता है जो अफगानिस्तान में है। इससे यह समझा जाता है, माना जाता है कि आर्य जो है अफगानिस्तान से होते हुए सबसे पहले पंजाब में ही उनका रहना हुआ होगा, पंजाब में ही वे बसे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गंगानाथ झा ने क्या कहा था। देखिए, जब गंगानाथ झा की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि क्षेत्र जो भारत है ना, भारत को ही इन्होंने मूल निवास माना, आर्यों का ब्रह्मर्षि क्षेत्र। अब ये ब्रह्मर्षि क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र था, तो याद रखना, कुरुक्षेत्र, मथुरा, मेरठ, कन्नौज, है ना, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, इन क्षेत्रों को ही इन्होंने माना ब्रह्मर्षि क्षेत्र और कहा कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। गंगानाथ झा का यह है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं एलडी कल्ला। देखिए, एलडी कल्ला का मानना था कि आर्यों का मूल निवास कश्मीर हुआ करता था, कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। क्लियर है? ऐसे ही आपको याद रखना है कि एक और विद्वान हुए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना था कि उत्तरी ध्रुव से मूल स्थान जो है उत्तरी ध्रुव हुआ करता था आर्यों की, या आर्य उत्तरी ध्रुव से ही आए थे। क्लियर है? यह तिलक साहब का कहना था, तिलक सिद्धांत है ये। इसके बाद याद रखना है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास जो है वह तिब्बत। तो तिब्बत का सिद्धांत दयानंद सरस्वती का, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, सप्त आंध्र प्रदेश, अविनाश चंद्र दास, है ना, एलडी कल्ला ने कश्मीर को कहा, वैसे ही गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि क्षेत्र को कहा। यानी इनका मानना था कि भारत ही मूल निवास स्थान हुआ करता था आर्यों का। क्लियर है? जबकि मध्य एशिया का सिद्धांत जो दिया गया वह दिया गया मैक्स मुलर के द्वारा। ऐसे ही यूरोप के सिद्धांत को भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे भाषा विद्वानों ने माना। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने समझा कि आर्यों का मूल स्थान क्या था, है ना। तो आगे की क्लास में हम लोग वैदिक साहित्य को समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तब तक आप आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।